जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एजुकेशन गुरु के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज हम डिस्कस करेंगे एचपी होमगार्ड का फुल मॉक टेस्ट 6। तो इसमें हम टॉप 50 क्वेश्चन जो है डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो डायरेक्टली जो है यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और वीडियो को एंड तक जरूर देखना है फ्रेंड, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो है हार्ड लेवल रखे हुए हैं, तो इनके जो हाई चांसेस रहेंगे आपके एग्ज़ाम में आने के लिए। अब फ्रेंड आपके पास बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है, जैसे कि आप को पता ही होगा 23 को आपका एग्ज़ाम है। तो इससे पहले अब आपने अपनी तैयारी कर ली होगी अच्छे से, है ना। अब जितना हो सके उतना आप मॉक टेस्ट लगाइए, तो अपनी तैयारी को बूस्ट करिए। देखिए अब आपका लेवल क्या है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के जो है अपने क्वेश्चन को देखते हैं और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि कितने क्वेश्चन 50 में से कितने क्वेश्चन आपके जो बिल्कुल सही हुए हैं। चलिए देखते हैं अपना क्वेश्चन। तो सबसे पहले आता है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में प्रसिद्ध की गोम्पा स्थित है। तो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित की गोम्पा स्थित है, क्या है वो स्पीति है, लाहौल है, किन्नौर है या कुल्लू है। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए स्पीति। तो देखिए स्पीति में जो है की गोम्पा स्थित है ना। तो आपने ध्यान रखना जो की गोम्पा है ना, ये हिमाचल की सबसे बड़ी गोम्पा है, ठीक है। बौद्ध मठ भी इसको कहते हैं। और ये कहाँ पे स्पेशली आपने ध्यान रखना, ये लाहौल सॉरी स्पीति में। देखो ऑप्शन यहाँ पे लाहौल भी है, किन्नौर भी है और कुल्लू भी है ना, तो बट ये कहाँ पे, ये स्पीति में है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट फ्रेंड। तो जो भी चैनल पर नया है, जो भी फ्रेंड चैनल पर नया है, भाई बहन जो भी नए हैं, वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। तो फ्रेंड चैनल अभी बहुत ही छोटा है, अप्रोक्स 400 या 400 सब्सक्राइबर है अभी। तो टारगेट रखता हूँ 500 जो सब्सक्राइबर का। तो फ्रेंड प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, 500 का टारगेट रखा है उसको जल्दी से कंप्लीट करिए, ताकि मुझे बहुत मोटिवेशन मिले। तो आपके लिए बेहतरीन जो है मैं मॉक टेस्ट लेके आऊँ और जो भी अपडेट्स है उसको अच्छे से कवर करूँ। चलिए तो वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो लाइक करना है, टारगेट रखता हूँ 100 लाइक का। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है किस वर्ष वाई एस परमार की अध्यक्षता में हिमाचल प्रदेश में पहली लोकप्रिय सरकार का गठन हुआ था। तो देखो पहली लोकप्रिय सरकार का गठन कब हुआ था, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी 1952। तो 1952 में जो है देखो पहले आम चुनाव करवाए गए थे फ्रेंड, ये भी आपने ध्यान रखना 1951 और 1952 में जो है पहले आम चुनाव करवाए गए थे, ठीक है। और इसमें जो है पहले जो सीएम बने थे वो बने थे डॉक्टर यशवंत सिंह परमार, और कब बने थे, ये 1952 में बने थे, ये भी आपने ध्यान। और फुल डेट क्या थी वो आपने ध्यान रखना है, 24 मार्च है ना, 24 मार्च को जो है ये सीएम बने थे, ठीक है। पहले इन्होंने शपथ ली थी मुख्यमंत्री के तौर पे, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। राजा संसार चंद और महाराजा रंजीत सिंह के बीच ऐतिहासिक ज्वालामुखी की संधि किस वर्ष हुई थी। तो यहाँ पे बोला गया कि जो राजा संसार चंद थे, महाराजा रंजीत सिंह थे, उनके बीच में जो एक ज्वालामुखी की संधि हुई थी ना, वो किस ईयर हुई थी। तो इसका जो फ्रेंड राइट आंसर आपने ध्यान रखना वो है 1809 में। तो 1809 में जो है प्रसिद्ध ज्वालामुखी संधि हुई थी। और कब हुई थी, फुल डेट भी आपने ध्यान रखना है, 20 जुलाई, 20 जुलाई जो है 1809 में जो है ये ज्वालामुखी की संधि हुई थी। क्लियर हो गया। और किसके बीच में हुई थी, महाराजा रंजीत सिंह और कांगड़ा के राजा थे संसार चंद, ठीक है। तो गोरखा आक्रमणकारियों के खिलाफ सैन्य सहायता प्रदान की थी, है ना। तो जिसके बदले उन्हें क्या दिया गया था, कांगड़ा किला यहाँ पे दिया गया था महाराजा रंजीत सिंह जी को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हिमाचल प्रदेश की किस नदी को स्थानीय लोगों से दुख की नदी यानी रिवर ऑफ सॉरो कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो आप सबको पता ही होगा स्वां रिवर, है ना। तो स्वां रिवर को क्या कहते हैं, दुख का दरिया कहते हैं बेसिकली। स्पेशली इसको उन्ना, देखो उन्ना में आपने ध्यान रखना, ये उन्ना में है स्वां रिवर, तो वहाँ पे इसको दुख का दरिया कहते हैं। क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। क्यों, क्योंकि ये बाहर लेके आती है ना। नेक्स्ट आता है बुशहर रियासत के किस राजा को अजान बाहू जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी थी कहा जाता है। तो वो कौन से रूलर थे जिनको अजान बाहू कहते थे, तो वो थे ऑप्शन बी केहरी सिंह। तो केहरी सिंह को जो है इनको अजान बाहू मतलब अजान बाहू, इनकी भुजाएं घुटनों तक लंबी थी। और दूसरा इनको किसने जो है, मुगल सम्राट औरंगजेब ने उनकी बहादुरी से प्रभावित होकर उनको कौन सी उपाधि दी थी, और ये अपनी ध्यान रखना वो कौन सी उपाधि दी, छत्रपति की उपाधि भी दी थी। किसको, केहरी सिंह को, किसके द्वारा, औरंगजेब के द्वारा। चलिए फ्रेंड फैक्ट्स कवर हो रहे हैं सारे के सारे। तो अच्छे से आपकी तैयारी हो रही होगी, तो अच्छे से मॉक टेस्ट लगाइए और मुझे कमेंट में बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन जो है बिल्कुल सही हुए हैं। चलिए नेक्स्ट आता है कांगड़ा ब्राइड और गद्दन नामक प्रसिद्ध चित्रों की रचना किसने की थी। तो देखो कांगड़ा ब्राइड और गद्दन ये प्रसिद्ध चित्रों की रचना किसने की थी, निकोलस रोरिक है, नोरा रिचर्ड है, या फिर सरदार शोभा सिंह या फिर अमृत शेरगिल है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा फ्रेंड वो रहेगा ऑप्शन सी,
सरदार शोभा सिंह, है ना। तो सरदार शोभा सिंह ने जो है क्या किया था, कांगड़ा ब्राइट और गद्दर नामक प्रसिद्ध चित्रों की रचना की थी। क्लियर। तो सरदार शोभा सिंह आपको पता ही होगा, ठीक है। ये एक प्रसिद्ध क्या थे, चित्रकार थे। और इनका जो केंद्र कला है वो मतलब इनका जो कला सेंटर है वो कहाँ पे है, वो अंद्रेटा में है, ठीक है। और इनकी और क्या क्या प्रसिद्ध है, जैसे हीर रांझा हो गया, सोहिनी महिवाल हो गया, ये भी इनकी स्पेशल यहाँ पे चित्रों की रचना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची जल विद्युत परियोजना रोंगटोंग किस जिले में स्थित है। तो रोंगटोंग परियोजना जो है हिमाचल के किस जिले में स्थित है। तो रोंगटोंग की अगर हम बात करेंगे तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, लाहौल स्पीति। तो लाहौल स्पीति में रोंगटोंग परियोजना है। तो देखिए ये 2 मेगावाट, ये 2 मेगावाट की जो है यहाँ पे बिजली तैयार की जाती है। तो फ्रेंड एक शोंगटोंग है ना, एक शोंगटोंग है जो कि कहाँ पे, जो कि किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। शोंगटोंग कहाँ पे स्थित है, किन्नौर में स्थित है। क्लियर। और ये दुनिया की सबसे ऊंची जो है जल विद्युत परियोजना भी है, ये अभी आपने ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध डंडारस नृत्य हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र के लोगों के द्वारा किया जाता है। देखो डंडारस नृत्य की बात करेंगे हम तो ये किस के, पांगी, भरमौर, डोडरा क्वार या फिर सांगला। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, भरमौर। तो भरमौर के द्वारा जो है डंडारस नृत्य किया जाता है, या फिर चंबा जिले भी आप बोल सकते हो ना। तो ये जो है पुरुषों द्वारा मेले और त्योहारों के दौरान डंडों की मदद की से किया जाता है ना। तो डंडों की मदद से यहाँ पे जो स्टिक्स होती है उसकी मदद से यहाँ पे किया जाता है, किसके द्वारा, भरमौर निवासियों के द्वारा, यानी चंबा। नेक्स्ट आता है, कर्नल पीर थॉमस द्वारा किस वर्ष शिमला में रोथनी कैसल का निर्माण किया था। स्टार मार्क कर लेना इस क्वेश्चन को। तो रोथनी कैसल का निर्माण कब किया गया था, तो 1838 में किया गया था। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। तो रोथनी कैसल आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे ये जाखू पहाड़ी पर स्थित है, और ये जो पहला निवास स्थान था जहाँ पे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ए हो ह्यूम का निवास स्थान बनाया गया था यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हिमाचल प्रदेश की किस घाटी को औद्योगिक घाटी यानी इंडस्ट्रियल वैली के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन दून और सप्रोन वैली, ठीक है। तो दून और सप्रोन वैली जो है ये देखो फ्रेंड कहाँ पे, ये सोलन में है। कहाँ पे, सोलन में। और सोलन में जो है ये इसको औद्योगिक घाटी के नाम से भी जाना जाता है। जैसे बद्दी, बरोटीवाला, नालागढ़ वो इसी रेंज में आते हैं, तब इसको क्या कहते हैं, औद्योगिक घाटी आते हैं, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियाँ पाई जाती हैं। नेक्स्ट आता सुकेत सत्याग्रह है का नेतृत्व किसने किया था। तो सुकेत सत्याग्रह की बात करते हैं तो सबसे पहले तो कब हुआ था, ये 1948 में हुआ था। बट किसके द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था, तो वो किया था ऑप्शन बी, पंडित पद्मदेव के द्वारा। पंडित पद्मदेव के द्वारा जो है इसका नेतृत्व किया गया था। और पंडित पद्मदेव को ही हम कविराज भी कहते हैं, तो ये भी आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में ऊहल जल विद्युत परियोजना 3 स्थित है। मंडी, कांगड़ा, कुल्लू या शिमला। तो ऊहल 3 की अगर हम बात करते हैं फ्रेंड तो ये कहाँ पे है, ये मंडी डिस्ट्रिक्ट में है। तो मंडी डिस्ट्रिक्ट में भी कहाँ पे, जोगिंदर नगर में जो है ऊहल नदी, जो कि ब्यास की सहायक नदी है, उस पर ये बनाया गया है। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, चीनी यात्री हेन सांग ने किस वर्ष कुल्लू की यात्रा की थी, कुलूत। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कुलूत में जो है चीनी यात्री हेन सांग ने कब ट्रैवल करा था, तो वो किया था फ्रेंड ऑप्शन सी, 643 ईसा पूर्व, है ना। तो ये जो चीनी यात्री थे ये बौद्ध भिक्षु थे। हेन सांग ने भारत भ्रमण करा था, ठीक है। और कुल्लू और जलंधर क्षेत्रों की भी इन्होंने यात्रा करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, हिमाचल प्रदेश विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, डिप्टी स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो इसके जो कौन थे, वो थे ऑप्शन बी, कृष्णचंद। तो कृष्णचंद जो थे, कृष्णचंद जो थे फ्रेंड ये उपाध्यक्ष थे। देखो यहाँ पे उपाध्यक्ष पूछा गया ना, डिप्टी स्पीकर। अगर यहाँ पे अध्यक्ष पूछा होता ना, अध्यक्ष स्पीकर ओनली, तो वो कौन होते, वो होते जयवंत राम। वो कौन होते, जयवंत राम। ये थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए ये हो गया हमारा फ्रेंड HPGK का पोर्शन। अब हम बात करेंगे मैथ सेक्शन की। जो भी फ्रेंड चैनल पर नए हैं तो वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए फ्रेंड। तो चैनल अभी छोटा है, तो टारगेट रखा है 500 सब्सक्राइबर का, तो जल्दी से पूरे कर दीजिए ताकि मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन मिले, आपके लिए बेहतरीन कंटेंट लेके आऊँ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आता मैथ सेक्शन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक संख्या में 20% की वृद्धि करने पर वो 360 हो जाती है, तो मूल संख्या क्या थी, है ना। तो देखो एक यहाँ पे एक संख्या है जिसके अंदर हम क्या करेंगे, 20% की वृद्धि करने पर वो कितनी हो जाती है, वो 360 हो जाती है, ठीक है। तो जैसे एक संख्या है ना, तो उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, एक मतलब यहाँ पे 120 का हम वृद्धि करते हैं, ठीक है। तो दूसरी साइड अगर हम बात करेंगे 360,
है ना, तो ये इस साइड चला जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाय 20 इस तरह से, है ना। तो जब हम इसको करेंगे तो 12 3 36 होता है 0, तो मतलब कितना आ गया 300। तो इसका जो राइट आंसर क्या रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, 300 इज़ द राइट आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक वस्तु को 720 में बेचने पर 20% लाभ होता है, उसका क्रय मूल्य कितना होगा। एक वस्तु है ना, अगर हम उसको क्या करते हैं, उसको हम अगर हम 20% लाभ पे बेचते हैं तो क्या होता है, तो बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो उसका क्रय मूल्य कितना बताया गया यहाँ पे। तो उसका जो क्रय मूल्य रहेगा फ्रेंड वो क्या रहेगा, तो इसको कैसे 720 मल्टीप्लाई बाय अगर हम बात करते हैं 120 से, है ना, तो 120 से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो इस तरह से अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 12×6 = 72 है ना, 600। तो इसका जो राइट आंसर क्या रहेगा 600, यानी 600 इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन सी, है ना। तो ये हमें कितने को पड़ेगी, उसका जो कॉस्ट प्राइस रहेगी वो रहेगी 600 रुपये। नेक्स्ट आता है व्हाट इज़ द 25% ऑफ 200, मतलब 225% है ना, तो 200 का जो 25% है वो कितना होता है फ्रेंड, ये पूछा गया आपसे। तो कितना होता है, 100 को सीधे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 2 जा होता है 200, और 25 2 कितना होता है 50। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, 50। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। 5 संख्याओं का औसत 28 है, यदि एक संख्या 36 को घटाकर 46 रख दी जाए तो नया औसत क्या होगा। यहाँ पे एवरेज पूछी गई है फ्रेंड। 5 नंबर की एवरेज कितनी है, 48 है, सॉरी 28 है। और दूसरा अगर हम 26 को रिप्लेस करेंगे 46 के अंदर, तो इसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं फ्रेंड। देखो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जैसे 46 से रिप्लेस किया 36 को तो कितना आया, 10 आया, ठीक है। तो 10 की अगर हम यहाँ पे एवरेज यहाँ पे देखते हैं तो 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, ठीक है, तो कितना आया, ये 2 आया, ठीक है। तो 28 + 2 करते हैं तो कितना आता है, तो आता है ये 30। तो इसका जो राइट आंसर क्या रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, 30। 30 इज़ द राइट आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किसी कार्य किस ए किसी कार्य को 12 दिनों में करता है, बी उस कार्य को 18 दिनों में करता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। देखो ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क 12 डेज। क्लियर। बी कैन डू अ वर्क इज़ 18 डेज। जब हम इनका एलसीएम लेंगे यहाँ पे कितना होगा, 18 18 2 26, 18 2 36, है ना, तो यहाँ पे 36 आएगा ना, है ना। तो हाँ 12 भी 3 टाइम जाएगा, 12 3 36 हो गया, और 18 2 36 हो गया। तो यहाँ पे टोटल वर्क कितना है हमारे पास 36 है, और दोनों की एफिशिएंसी कितनी हुई है हमारे पास, मतलब ए करता है 3 दिनों में और बी करता है 2 दिनों में, तो कितना हो 5। जब इसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको, यानी 7 5 35, 7 मल्टीप्लाई बाय 5। तो यानी इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, यानी 7 1/5 डेज इसको लग जाएंगे पूरे, है ना, इनको काम करने में। तो ऑप्शन बी। एक व्यक्ति 60 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर की चाल से और अगले 60 किलोमीटर को 60 किलोमीटर की चाल से तय करता है, उसकी एवरेज यहाँ पे क्या बताई हुई है। देखो फ्रेंड इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगता है, यहाँ पे लगता है जब एवरेज यहाँ पे 2xy प्लस अपॉन x प्लस वाई, इस तरह से। तो सॉल्व कैसे करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 6, क्लियर, ये होगी 1 इक्वेशन, अपॉन x प्लस वाई यानी 40 + 60, क्लियर। तो ये हो गया टोटल कितना हो गया हमारे पास 100, नीचे आ गया मल्टीप्लाई में 100, और ऊपर जब हम इसको सॉल्व करेंगे 2 × 40 मल्टीप्लाई बाय 6, तो इस तरह से जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो इसका आपको कितना देखने को मिलता है फ्रेंड, तो ये आपको देखने को मिलता है यहाँ पे कितना, इसका जो आएगा 48, तो 48, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट अब 21 क्वेश्चन। 5,000 पर 8% वार्षिक दर से 2 पॉइंट, यहाँ पे कितना बोलेंगे 2.5 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। तो यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे क्या होता है P/R/T, है ना, अपॉन कितना होता है 100, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है कितना रहता है, तो हमारे पास यहाँ पे 500 है, मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 से, और अपॉन कर देंगे हम 100, इस तरह से ये ज़ीरो जाएगी कैंसिल। जब इसको सॉल्व आउट करेंगे फ्रेंड आप, तो ये ज़ीरो अगर इसको कन्वर्ट करना तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब इसको करते हैं 50 × 20 आएगा तो कितना होगा, ये 1000। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आंसर होगा इसका
1000 इज़ द राइट आंसर। क्लियर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट आता है 10,000 पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि, यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज की बात हुई है ना, तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना रहेगा। तो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हुई है फ्रेंड, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना रहेगा। यहाँ पे मिश्र धन कितना बताया हमारे पास, तो यहाँ पे जैसे 10,000 हमारे पास बताया हुआ है, ठीक है। अब इसको अगर हम देखते हैं 1 प्लस मतलब 10 मतलब 2 वर्ष के लिए पूछा गया ना, तो 100 इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। और जब इसको सॉल्व करके आप देखोगे इस तरह से, तो ये कितना होगा 1.21। जब सॉल्व करोगे इसको तो कितना आएगा हमारे पास, ये आएगा 12,100 रुपये है ना, 12,100। तो यहाँ पे है कितना हमारे पास 10,000, मतलब 12,100 से माइनस कर देंगे हम कितना 10,000, ठीक है। जब इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा आपके पास 2100, तो 2100 इसका राइट आंसर रहेगा। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर 21, ये वाला है ना। क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी त्रिभुज के कोण 2:3:4 के अनुपात में सबसे बड़ा कोण कितना होगा। तो देखो यहाँ पे एक एंगल पूछा गया है, एंगल ऑफ ट्राइंगल। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं फ्रेंड, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे रहेगा जैसे 2x प्लस 3x प्लस 4x। क्लियर, तो किसके बराबर है। तो आपको पता ही होगा जो त्रिभुज के जो तीनों कोणों का योग होता है ना, सबसे पहले तो हमें वो पता होना चाहिए वो कितना होता है, वो होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे आएगा 180, ठीक है। और जब इसको हम प्लस करेंगे तो टोटल कितना हो गया, ये हो गया 9x और ये है 180। तो x को इस साइड रखेंगे और 9 को उधर ले जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो 9 2 18 यानी 20। तो यानी यहाँ पे क्या होगा 20 20 डिग्री आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे सबसे बड़ा पूछा, सबसे बड़ा रेशो कौन है 4 है। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 20 तो कितना हुआ 20 चौके 80, 80 इज़ द राइट आंसर ऑप्शन सी। क्लियर, तो 80 इज़ द राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द मीन ऑफ द नंबर 2 4 6 8 एंड 10। तो इसका हमें मीन पूछा गया है, तो मीन की कैसे इसको सॉल्व कर सकते हो। 2 + 4 + 6 + 8 अपॉन में रहेगा कितनी वैल्यू 1 2 3 4 एंड 10 भी है साथ में ना, तो ये 5 वैल्यू रहेगी, ठीक है। तो टोटल अगर हम इनको जोड़ेंगे तो कितना रहेगा हमारे पास 30 30 अपॉन हमारे पास क्या रहेगा 5, है ना। तो डायरेक्टली आंसर आएगा 6। तो इसका जो राइट आंसर क्या रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी 6। क्लियर हो गया फ्रेंड, तो ये आपने यहाँ से ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर हुज साइड इज़ 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा क्या होती है 7 सेंटीमीटर होती है। तो देखिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है हमेशा, तो वो आपने ध्यान रखना है वो क्या होता है, वो होता है यहाँ पे भुजा का स्क्वायर। तो भुजा का स्क्वायर क्या हो गया, जैसे 7 का स्क्वायर क्या हो गया 49, 79। तो 79 इज़ द राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट आता है व्हाट इज़ द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ द ट्राइंगल। किसी त्रिभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग कितना होता है। देखिए फ्रेंड आपने ध्यान रखना है तीनों इसके जो त्रिभुज के आंतरिक कोणों का जो योग होता है ना वो होता है ऑप्शन बी 180 डिग्री। कितना होता है 180 डिग्री। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे, आपका लेवल बूस्ट हो रहा होगा, है ना, तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अब हिंदी सेक्शन को कवर करेंगे फ्रेंड। अब हिंदी सेक्शन को कवर करते हैं अपना, ठीक है। तो हिंदी में सबसे पहले हम बात करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन आता है 27 क्वेश्चन कि अग्नि का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो देखो अग्नि अनल है, अंबर है, अचल है या फिर अवनी है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा फ्रेंड वो रहेगा ऑप्शन ए अनल। अनल जो है ये राइट आंसर रहेगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं निराशा शब्द कौन सा उपसर्ग है। निराशा जो है ये इसका जो उपसर्ग क्या है, निराशा का जो उपसर्ग क्या रहेगा फ्रेंड वो रहेगा ऑप्शन बी नीर, है ना। निराशा यानी उपसर्ग क्या होता है जो कि स्टार्टिंग में है ना, जो स्टार्टिंग में लगेगा और जो अंत में लगता है ना उसको हम क्या बोलते हैं प्रत्यय कहते हैं। क्लियर, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। लड़कियां खेल रही है, वाक्य में लड़कियां कौन सी संज्ञा है। देखो लड़कियां खेल रही है तो लड़कियां कौन सी संज्ञा, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या फिर समूहवाचक। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा फ्रेंड वो रहेगा ऑप्शन सी भाववाचक।
सॉरी भाववाचक नहीं, जातिवाचक। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, क्योंकि जाति लड़कियां शब्द पूरी स्त्रीलिंग जाति या वर्ग का बोध करवाती है, इसलिए ये क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा हो गया। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं, राजपुत्र में कौन सा समास है। राजपुत्र क्या होता है, राजा का पुत्र। तो इसमें जो है कौन सा समास आता है फ्रेंड, इसमें आता है बेसिकली तत्पुरुष समास है ना, षष्ठी। इसमें जो है विग्रह होता है ना, राजा का समास मतलब राजा का पुत्र, राजा का पुत्र। यहाँ पे का विभक्ति जो है ये संबंध कारक का लोप है ना, इसलिए यहाँ पे क्या रहेगा, तत्पुरुष समास रहेगा। नेक्स्ट आता है, विद्यालय का संधि विच्छेद करिए। तो विद्यालय का जो संधि विच्छेद क्या होगा, तो विद्यालय का जो संधि विच्छेद होगा फ्रेंड वो क्या रहेगा, वो रहेगा ऑप्शन ए विद्या प्लस आल्या। क्या रहेगा, विद्या प्लस आल्या। वैसे तो इसको फ्रेंड कैसे लिखते हैं ना, ऐसे लिखते हैं, विद्या प्लस आल्या। ठीक है, विद्या प्लस आल्या रहेगा। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, घर का भेदी लंका ढाए। घर का भेदी लंका ढाए, ये लोकोक्तियों का अर्थ क्या है। घर बनाना कठिन है, अपना अपना व्यक्ति ही नुकसान पहुंचाता है, शत्रु से डरना चाहिए, या फिर झगड़ा होना, घर में झगड़ा होना। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, अपना व्यक्ति ही क्या करता है, नुकसान पहुंचता है, मतलब घर का भेदी लंका ढाए। नेक्स्ट आता है, मैंने मोहन को पुस्तक दी। वाक्य में मोहन को कौन सा कारक है, मोहन को कौन सा कारक है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा फ्रेंड वो रहेगा ऑप्शन बी, संप्रदान। ठीक है, तो यहाँ पे देखो संप्रदान, जब किसी को कोई वस्तु स्थायी रूप से दान या उपहार स्वरूप दी जाती है ना, तो वहाँ को विभक्ति होने पर भी संप्रदान कारक यहाँ पे रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हंसना का भाववाचक संज्ञा क्या है। हंसना, तो हंसना हंसाइए, हंसीय, हास्य या हंसना है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, हंसी, है ना। तो हंसी इसका क्या है, हंसना एक क्रिया है, और इससे बनने वाली जो भाववाचक संज्ञा वो क्या होगी, वो होगी हंसी। नेक्स्ट, निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। निम्न में देखो शुद्ध वाक्य कौन सा है, तो शुद्ध वाक्य इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, मुझे ये काम करना है ना। मेरे को यह काम करना है, मेरे को यह काम करना है, मुझको ने ये काम करना है ना। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, दांत खट्टे करना का अर्थ क्या होता है। दांत साफ करना, बुरी तरह पराजित करना, भोजन करना या डर जाना। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बुरी तरह पराजित करना। तो बुरी तरह पराजित करना ये होता है दांत खट्टे करने का अर्थ। जल्दी का काम शैतान का, तो जल्दी का काम शैतान का, ये क्या मुहावरा है, लोकोक्ति है, संधि या फिर अलंकार है। तो जैसे कि आप जानते हैं ये क्या है, ये एक लोकोक्ति है। ऑप्शन बी। नीलकंठ में कौन सा समास है। नीलकंठ में कौन सा समास है, द्विगु है, द्वंद्व है, बहुब्री है, अवयवी है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी सी, बहुब्री, है ना। नीला है कंठ जिसका, वो कौन है, भगवान शिव, है ना। तो इसलिए जो है यहाँ पे कौन सा समास रहेगा, बहुब्री रहेगा। तो फ्रेंड ये था हिंदी सेक्शन। अब हम बात करेंगे इंग्लिश सेक्शन की। तो देखिए इंग्लिश सेक्शन की बात करते हैं, तो सबसे पहले जो आता है वो आता है चूज द सिनोनियम्स ऑफ डिलीजेंट, है ना। डिलीजेंट का सिनोनियम क्या रहेगा, तो ऑप्शन बी होगा हार्ड वर्क। तो वो डिलीजेंट क्या होता है फ्रेंड, डिलीजेंट होता है परिश्रमी, मेहनती। ठीक है, तो हार्ड वर्किंग भी क्या हुआ, मेहनती हुआ। लेजी, केयरलेस भी ये क्या होते हैं, ये मेहनती नहीं होते हैं ना, सुस्त। नेक्स्ट द फीलिंग द ब्लैंक्स, ही इज़ सीनियर डैश डैश मी, ही इज़ सीनियर टू मी। ऑप्शन बी, है ना। तो सीनियर टू मी, तो ये अपने यहाँ से ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग। तो चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग, इसमें हमसे पूछा गया सेपरेट की जो है करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, सेपरेट, है ना। तो इसकी स्पेलिंग क्या होती है, SEPARATE। ये आपने ध्यान रखना है। इसका जो राइट आंसर क्या होगा वो होगा ऑप्शन ए, सेपरेट। नेक्स्ट देखते हैं, चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। तो व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन डैश डैश, है ना। तो यहाँ पे क्या लीव्स है, हैज़ लेफ्ट हो गया, हैड लेफ्ट है, या बिल लीव हो गया। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, हैड लेफ्ट। तो यहाँ पे देखो भूतकाल में जब दो कार्य आगे पीछे होते हैं ना, तो पहले समाप्त होने वाले कार्य के लिए पास्ट परफेक्ट यानी हैड प्लस वर्ड की क्या लगती है, थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। तो ये आपने ध्यान रखना है। इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स। ही इज़ अफ्रेड डैश डैश डॉग। ही इज़ अफ्रेड विद फ्रॉम हो गया, विद होगा, ऑफ होगा या बाई होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड वो होगा ऑप्शन सी, ऑफ। तो ऑफ यहाँ पे क्या होगा, अफ्रेड के साथ हमेशा फिक्स्ड प्रपोजिशन लगती ऑफ का यूज़ किया जाता है। ठीक है, अफ्रेड ऑफ समथिंग्स, इस तरह से, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। तो चूज़ द करेक्ट
आई वॉज सीन हिम यस्टरडे, आई सॉ हिम यस्टरडे, या फिर आई हैड सीन हिम यस्टरडे, आई सी हिज यस्टरडे। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा फ्रेंड वो रहेगा यहाँ पे आई सी हिम यस्टरडे, बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे वाक्य में यस्टरडे, एगो, लास्ट ईयर जैसे भूतकाल के साथ सूचक शब्द होने के से पर हमेशा क्या रहेगा, सिंपल पास्ट टेंस और वर्ब वर्ब की थर्ड और सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो आई सॉ हिम यस्टरडे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज़ द करेक्ट आर्टिकल। ही इज़ यूरोपियन सिटीजन। तो यहाँ पे क्या रहेगा, एन रहेगा, ए रहेगा, द रहेगा, या नो आर्टिकल। तो फ्रेंड इसका जो राइट, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, हर बार ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो ही इज़ अ यूरोपियन सिटीजन है ना, ये इसका जो राइट आंसर क्या रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए। तो वो यहाँ पे हमें ई तो दिख रहा है, ये बॉवल तो है, बट साउंड किसका आ रहा है, साउंड आ रहा है यू का है ना, यू, यू है ना, तो यू जो है बॉवल नहीं है, ए ई आई ओ यू है ना। तो यू की बात करेंगे हम, तो ये जो है यहाँ पे क्या लगेगा, ए लगेगा। क्लियर। नेक्स्ट, चूज़ द करेक्ट प्रपोजिशन। ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी डैश डैश माई सक्सेस। तो इसका जो राइट आंसर क्या रहेगा, फॉर, ऑन, एट या विथ। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑन, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी ऑन माई सक्सेस। तो कॉन्ग्रेचुलेशन क्रिया के साथ हमेशा फिक्स प्रपोजिशन ऑन आता है। नेक्स्ट आते हैं, बर्न द मिडनाइट ऑयल मीन्स। देखो यहाँ पे ईडियम हमारे से पूछी गई है ना, बर्न द मिडनाइट ऑयल। तो देखो इसका मीनिंग क्या होता है फ्रेंड, टू वेस्ट इलेक्ट्रिसिटी, टू वर्क लेट एट नाइट, टू स्लीप लेट, टू ट्रेवल एट नाइट। तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर रहेगा टू वर्क लेट एट नाइट, टू वर्क एट लेट एट नाइट। इसका मतलब होता है फ्रेंड, क्या होता है, मतलब देर रात तक जगकर कड़ी मेहनत या पढ़ाई करना है ना, बर्न द मिडनाइट ऑयल। तो ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। तो वन वर्ड, एक गवर्नमेंट बाय द पीपल इज़ कॉल्ड। मतलब जहाँ पे लोगों की सरकार होती है, मतलब लोगों का वहाँ पे शासन चलता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम डेमोक्रेसी। तो इसका जो राइट आंसर क्या रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, डेमोक्रेसी, जहाँ पे लोगों का तंत्र होता है। ठीक है, और जहाँ पे राजा का शासन होता है फ्रेंड, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम मोनेर्की कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, मोनेर्की कहते हैं। तो फ्रेंड आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। तो टारगेट रखा है फ्रेंड 500 सब्सक्राइब पूरा करने का। तो अपनी प्यारी सी उंगली से जो है सब्सक्राइब का बेल आइकन दबाइए और टारगेट को पूरा करिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, ताकि मैं आपके लिए बेस्ट कंटेंट लेके आऊँ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब चूज़ द एंटोनियम ऑफ आर्टिकल, आर्टिफिशियल। तो आर्टिफिशियल की बात करेंगे, तो आर्टिफिशियल क्या होता है, तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर रहेगा, एंटोनियम पूछा गया, तो आर्टिफिशियल क्या होता है, तो यहाँ पे अच्छा एंटोनियम, तो ये रहेगा ऑप्शन बी, नेचुरल है ना। तो नेचुरल जो है ये आर्टिफिशियल का एंटोनियम हो जाएगा। ठीक है, विलोम शब्द जिसको हम कहते हैं। एंड लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फिलिंग द ब्लैंक्स। ही हैज़ बीन इल डैश डैश मंडे। तो इसका क्या रहेगा फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा जो वो रहेगा सीन्स है ना। तो सीन्स इज़ द राइट आंसर। तो ये है फिलिंग द ब्लैंक्स, ही हैज़ बीन इल। तो जैसे आप पता होगा, निश्चित समय, पॉइंट टू टाइम जैसे दिनों के नाम, जैसे मंडे के साथ जो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हमेशा सीन्स का यूज़ होता है। तो फ्रेंड ये थे हमारे पास टोटल टॉप 50 क्वेश्चन। तो आई होप सब ने जो है यहाँ पे अपने मॉक टेस्ट के तौर पे इनको लगाया होगा। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके 50 में से जो है कितने क्वेश्चन बिल्कुल सही हुए हैं। तो इसी तरह से मिलते हैं अब नेक्स्ट मॉक पर है ना, और तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना है। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।